स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की आकलन कार्यपत्रक नंबर 12। 11 जनवरी की ये आकलन कार्यपत्रक है। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा जो नंबर्स होने वाले हैं वो 20 नंबर की ये वर्कशीट है, जिसके अंदर पहले हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ प्रश्न है, तो पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। तो जो हमारी लास्ट वर्कशीट्स हमने पढ़ी हैं उन्हीं से संबंधित है ये पैराग्राफ, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि शीत ऋतु कब होती है, मध्य नवंबर से लेकर फरवरी तक रहती है हमारे उत्तरी भारत के अंदर। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं, जहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर जो तापमान है वो घटता चला जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसतन तापमान जहाँ 25 डिग्री से लेकर 24 से 25 डिग्री के सेल्सियस के बीच होता है, वहीं उत्तरी मैदान का जो तापमान है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। दिन गर्म होता है, रातें ठंडी होती हैं। वहीं उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। तो इस ऋतु में जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो प्रवाहित पाई जाती हैं और ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भागों में जो मौसम है वो थोड़ा सा शुष्क बना रहता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर भी होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र के स्थल की ओर बहती हैं। देश के उत्तरी भाग में कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रवाहित होकर यह पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है और सामान्यतः इस मौसम में जो आसमान है वो साफ होता है, तापमान तथा आर्द्रता कम और पवनें शिथिल या परिवर्तित होती हैं। तो वही प्रश्नोत्तर की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न, शीत ऋतु का काल कौन सा माना जाता है? तो शीत ऋतु का जो काल है वो मध्य नवंबर से लेकर फरवरी तक का माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वही प्रश्न नंबर 2, समुद्र भारत में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो प्रवाहित होती हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक? तो इसका आंसर भी हमें बुक में, आप ये जो हमारा पैराग्राफ है इसी में मिल जाएगा कि जो उत्तर पूर्वी हवाएं हैं वो स्थल से समुद्र की ओर बहती है। तो हमारा देखते हैं जरा, स्थल से समुद्र की ओर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। वहीं प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से किस पवन के कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा है वो पाई जाती है? तो इसका जो हमारा तमिलनाडु वाला आंसर है बेटा वो भी इसी पैराग्राफ के अंदर है कि कई पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा जो है तमिलनाडु तट पर पाई जाती है। तो वो पवनें कहलाती हैं हमारी जो कि समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। इन पवनों के कारण जो है तमिलनाडु में जो आपकी जो बारिश है वो पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा आपका मॉनसूनी इसका जो डी है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो तापमान आर्द्रता कम होती है, आसमान साफ होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर तापमान घटता जाता है। तो तीनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होने वाला है। यहीं पर हमारे सामने कुछ प्रश्नोत्तर हैं, तो उनको मैंने कोशिश करी है कि मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि सबसे पहला, कोल खोज क्या था? तो कोल खोज सामूहिक खेती थी, जहां पर 1929 में सभी किसानों को खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था सामूहिक तौर पर। रूसी क्रांति के 2 वैश्विक प्रभाव, तो सबसे पहला, कई देशों ने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। तो वहीं यूएसएसआर के कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में कुछ ने पूर्व श्रमिकों को शिक्षा प्रदान भी की। तो इनमें से आप कोई भी 2 ऑप्शन जो है वो डाल सकते हो। फेरल का नियम समझाइए। तो फेरल की अगर बात करें तो कानून कहता है कि कोरियोलिस बल जो है हवाओं और स्वतंत्र रूप से चलने वाली वस्तुओं को उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। ये ऑलरेडी हम अपनी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, जिसमें उसने 3 बातों की डिमांड करी थी। सबसे पहला, प्रथम विश्व युद्ध को खत्म किया जाए, भूमि किसानों को हस्तांतरित की जाए और बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया जाए। वहीं प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले प्रमुख देश कौन से थे? तो यहाँ पे 2 देश थे। एक था केंद्रीय शक्ति, जिसके अंदर हमारा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और तुर्की थे। तो वहीं मित्र राष्ट्र थे, जिसमें इटली, जापान और यहाँ पर जो है हमारा इटली, जापान और 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ इसको खड़ा कर दिया था। तो मुख्य रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एक तरफ थे, ब्रिटेन और रूस एक तरफ थे, जिसमें कि एक तरफ इटली, जापान था। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। 1 में हमारा बेटा ये हो गया, दूसरे ग्रुप में ये हो गया, और 1917 में इनके बीच में लड़ाई हुई थी, इटली, जापान और अमेरिका के बीच में। प्रश्न 5वां, किसी भी स्थान को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4
कारकों की हमें व्याख्या करनी है। तो कई मौसम के कारण हैं जिसके कारण जो है परिवर्तन होता है, लेकिन इसके अलावा जो 4 कारक है, सबसे पहला तो है सौर विकिरण, जिसकी मात्रा पृथ्वी के झुकाव, सूर्य से कक्षीय दूरी और अक्षांश, तापमान, वायु दाब, पानी की प्रचुरता। तो इनमें से कोई भी आप 4 अगर मैं आपको बोलूँ तो अक्षांश, तापमान, वायु दाब और आपका अक्षीय दूरी क्या है, यानी कि अक्षांशीय दूरी क्या है, वो आप, ये बेटा ये थोड़ा सा गलत हो गया, कक्षीय लिखा हुआ है, इसको आप अक्षांश रेखाएं वाला कर लो, वो वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।